आईनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारतीय थल सेना प्रमुख के एक बयान के बारे में, जो कि उन्होंने स्ट्राइकर वर्सेस वैप के जो कंपटीशन चल रहे हैं इनको लेकर दिया है। जब भी व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म की बात होती है और हम इनके प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं तो दो नामों पर चर्चाएं आम हो जाती हैं, और वो दो नाम है स्ट्राइकर और टाटा वैप के। एक पक्ष है जो इंडिजिनस जो हमारे कह सकते हैं सिस्टम है, ये इंडिजिनस जो व्हीकल है उसका सपोर्ट करने वाले हैं। दूसरे हैं स्ट्राइकर का समर्थन करने वाले। स्ट्राइकर का समर्थन करने वाले ये कहते हैं कि ये एक प्रूवन प्लेटफॉर्म है जिसको अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। तो वहीं वैप का समर्थन करने वाले ये कहते हैं कि ये एक इंडिजिनस प्लेटफॉर्म है, मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है और इसको भी स्ट्राइकर के समान ढाला जा सकता है। लेकिन बाद में एक टिल्ट हमें देखने को तब मिला जब भारतीय थल सेना को लेकर रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई कि उनका रुझान स्ट्राइकर की तरफ बढ़ता जा रहा है, और उसके बाद से भारत में बैकलैश शुरू हुआ और भारतीय थल सेना को जनता ने काफी खरी खोटी सुनाई कि जब आपके पास इंडिजिनस ऑप्शंस उपलब्ध हैं तो आप स्ट्राइकर की तरफ देख क्यों रहे हैं। और ये मामला इतना गहरा गया है कि भारतीय थल सेना प्रमुख को सामने से आकर इसमें स्पष्टीकरण देना पड़ा। हाल ही में उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए ये क्लियर कर दिया, यहाँ पर ध्यान रहे मैं बात कर रहा हूँ भारतीय थल सेना प्रमुख चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी सर की। उन्होंने कहा कि इस समय यूएस मेड जो स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल है ये भारत को ऑफर करी गई है, और ये हमारे पास एक ऑप्शन के तौर पर अभी भी उपलब्ध है जो कि अंडर कंसिडरेशन है। लेकिन उन्होंने आर्मी की प्राथमिकता पर बात करते हुए कहा कि हमारी प्राथमिकता कभी भी फॉरेन प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। उन्होंने कहा इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्ट्राइकर हमारे सामने एक ऑप्शन के तौर पर उपलब्ध है, लेकिन हमारी जो पहली प्राथमिकता होने वाली है वो एक इंडिजिनस सोल्यूशन होने वाला है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमने रास्ते खोल दिए हैं, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को हमने आमंत्रित किया है कि आप अपने प्लेटफॉर्म को लेकर आइए। अगर वो हमारे क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, सर्विस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, तो हमें गर्व होगा उनको इंडक्ट करते हुए। दरअसल उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि इस समय भारतीय सेना की जो नज़र है वो नेक्स्ट जनरेशन के व्हील्ड आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल्स पर है, और स्ट्राइकर फैमिली की व्हीकल ऑलरेडी इसमें काफ़ी ज़्यादा नाम कमा चुकी है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कोई भी जो फ्यूचर इंडक्शन होने वाला है ये डोमेस्टिक अल्टरनेटिव की अगर अनअवेलेबिलिटी हुई तो उसी क्रम में कोई फॉरेन जो मशीन है वो इंडियन आर्मी में अपना स्थान बना पाएगी। अन्यथा भारतीय थल सेना पहली प्राथमिकता स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स को ही देने वाली है। देखिए, अगर हम स्ट्राइकर की बात करें तो स्ट्राइकर एक हाईली मोबाइल 8x8 व्हील्ड आर्मर व्हीकल है जो कि यूएस आर्मी की सर्विस में है, और उनके कई एलाइड फोर्सेस जो हैं उनकी सर्विस में भी ये हमें देखने को मिल जाती है। और इसको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के तौर पर देखा जाता है जहां पर ये अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉन्फ़िगर किए जा सकती है। यहाँ पर ये एक मिनी टैंक की भूमिका भी निभा सकती है, ये एक एयर डिफेंस सिस्टम की भूमिका भी निभा सकती है, और जो रिकॉन मिशन है, कमांड कंट्रोल मिशन है, फायर सपोर्ट मिशन है, एयर डिफेंस रोल है, उनमें भी इनका यूज़ किया जा सकता है। लेकिन स्ट्राइकर की सीधी टक्कर हो रही है डीआरडीओ के व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म से, जिसको हम टाटा वैप के नाम से जानते हैं, जो कि 8x8 प्लेटफॉर्म है, और ये बेसिकली सेम कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है जिसमें हमें स्ट्राइकर देखने को मिलती है। और ऑलरेडी इनके जो टेस्ट आयोजित किए गए थे उसमें इन्होंने काफ़ी प्रॉमिसिंग रिजल्ट भी भारतीय थल सेना के सामने रखे हैं। हालांकि आपको याद दिला दें कि हाल ही में भारतीय सेना के ही पूर्व अधिकारी ने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि स्ट्राइकर हमारे ऊपर थोपी जा रही थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, भारतीय सेना का जो उसमें भूमिका थी वो ना के बराबर थी। हालांकि इस चीज़ की हम पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन मल्टीपल रिपोर्ट सरफेस हो चुकी हैं जहां पर पॉलिटिकल दबाव में इस प्रकार की जो डील है उनको कह सकते हैं दबाव बनाया गया था उनको लेकर। लेकिन सही मामले में देखा जाए तो कई ऐसे क्षेत्र ऐसे आए हैं जहां पर स्ट्राइकर अंडर परफॉर्म कर चुकी है, और यही कारण था कि अमेरिका ने एक नए इंजन के साथ इनको ऑफर किया है। लेकिन अभी भी सेना ने क्लियर कर दिया है कि प्राथमिकता एक इंडिजिनस प्लेटफॉर्म ही होने वाला है। अब बात कर लेते हैं एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में जो कि SU-57 वर्सेस राफेल की डिबेट को खत्म करने के लिए काफी है। एक लंबे उठापटक के बाद कि भारतीय वायुसेना किसके तरफ जा रही है, MRFA में क्या देखने को मिलेगा, अब इस अटकलों में विराम लग चुका है। कल ANI की एक रिपोर्ट सामने आती है, और ANI की उस रिपोर्ट में भारतीय वायुसेना का जो प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम है उसको लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने रखी जाती है, जहां पर बताया जाता है कि अगले हफ्ते भारत सरकार की IUCAL मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक मीटिंग आयोजित करी जाएगी, जहां पर 3.2 लाख करोड़ रुपए की जो डील जिसके अंतर्गत 114 फाइटर्स खरीदे जाने हैं उस पर एक अहम निर्णय आने वाला है। और ये 114 फाइटर कोई और नहीं बल्कि राफेल फाइटर्स ही होने वाले हैं। जी हाँ, अब ये 95% से ज़्यादा कंफर्म हो चुका है कि राफेल फाइटर्स ही वो एयरक्राफ्ट होंगे जो भारतीय वायुसेना में हमें देखने को मिलेंगे।
और बाकायदा यहाँ पर एक हाई लेवल जो डिफेंस मिनिस्ट्री की मीटिंग है उसको अगले हफ्ते के लिए शेड्यूल भी किया जा चुका है। ये एयरक्राफ्ट बेसिकली मेड इन इंडिया होने वाले हैं, जहां पर भारत में इनके निर्माण की प्लानिंग भी शुरू हो चुकी है और इसमें हमें 30% से ज़्यादा जो इनिशियल फेज में इंडिजिनस कंटेंट है वो देखने को मिलेंगे और आने वाले भविष्य में इनके जो नंबर्स हैं ये और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। सबसे खास बात यह है कि एएनआई के सोर्सेज ने मीडिया से ये भी एएनआई के सोर्सेज ने ये बताया कि ये जो प्रपोजल होने वाला है इसमें सारे राफेल भारत में नहीं बनाए जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर तकरीबन 12 से 18 राफेल फाइटर जेट जो कि पूरी एक स्क्वाड्रन को फॉर्म करेंगे, ये फ्लाई अवे कंडीशन में भारत को मिलेंगे। अब फ्लाई अवे कंडीशन का मतलब ये है कि ये फ्रांस में ही बनाए जाएंगे और बने बनाए जो फाइटर जेट्स हैं ये भारत को डिलीवर किए जाएंगे, लेकिन उसके बाद से जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे उन्हें भारत में लोकली या डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इस डील को लेकर ये माना जा रहा है कि भारतीय वायुसेना की आने वाले भविष्य में ये बैकबोन होगी। हालांकि रक्षा मामले के जानकार लोग अभी भी ये मानते हैं कि हमने इसमें काफी देर कर दी है, इस डील को 2024 तक क्लियर हो जाना चाहिए था। अब यहाँ पर आप लोग ये सवाल पूछेंगे कि कौन कौन से वेरिएंट हम ले रहे हैं। देखिए, इसमें अभी स्पष्टीकरण का इंतजार है। कुछ रिपोर्ट ये दावा करती हैं कि हमें राफेल F4 और F5 की जो मिक्स्ड फ्लीट है वो देखने को मिलने वाली है, तो कुछ रिपोर्ट ये दावा करती है कि इंटायरली हमें राफेल 4.2 कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी। अब इसके लिए हमें आधिकारिक जो अभी रिपोर्ट है, जब डील फाइनलाइज होगी तभी पता चलेगा कि हम किस किस वेरिएंट के तरफ जा रहे हैं। क्या जो कुछ भी हो, भारतीय वायुसेना के लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण डील थी जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई थी, और इसमें प्राइस से लेकर के जो इंडिजिनस कंटेंट का लेवल था इसको काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रखा गया था। सबसे खास बात यह है कि अगर ये 114 राफेल फाइटर की डील फाइनलाइज हो जाती है तो भारत में राफेल फाइटर जेट्स के जो टोटल नंबर है वो 176 हो जाएंगे। जी हाँ, चौंकिए मत, 176 इसलिए हो जाएंगे क्योंकि 114 राफेल फाइटर तो एमआरएफए के अंतर्गत आ रहे हैं। इससे पहले भारतीय वायुसेना ऑलरेडी 36 राफेल फाइटर जेट्स को ऑपरेट करती है और हमने 2025 में ही भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल एम फाइटर जेट का ऑर्डर भी प्लेस कर रखा है। अब आप में से लोगों का सवाल ये भी होगा कि क्या ये डील 2026 में फाइनलाइज हो जाएगी। देखिए, अभी तक का जो अनुभव रहा है डिफेंस प्रोक्योरमेंट को लेकर के, उसमें हम 50-50 कह सकते हैं। आमतौर पर उम्मीद है कि 2027 तक ये डील खींच सकती है, लेकिन अगर सब कुछ फास्ट ट्रैक हुआ, निर्णय जल्दी लिए गए तो 2026 में ये डील हो भी सकती है। और इन केस अगर 2026 में ये डील हो जाती है तो आपका एक सवाल और होगा कि भारतीय वायुसेना को पहला राफेल फाइटर जेट कब मिलेगा। तो अभी तक का जो भारत का अनुभव रहा है और जिस प्रकार से हमने डसॉल्ट एविएशन के डेवलपमेंट को ट्रैक किया है, पहले राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को भारत में लैंड करने में कम से कम 3 से 4 साल का समय लगने वाला है। यानी अगर 2026 में भी डील फाइनलाइज होती है तो पहला एयरक्राफ्ट हमें 2029 के अंत से पहले मिलता दिखाई नहीं पड़ेगा। तो आप इस डील को लेकर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि SU-57 की जगह राफेल को लेना एक सही डिसीजन होने वाला है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।